ठीक है, ये हो गई आपकी जो है रचना। अब इसके अलावा जो एग्जाम्पल इसके होते हैं त्रिविध संरचना के, वो होते हैं विद्युत, दूरसंचार व दूरदर्शन के जो संचार टावर बनाए जाते हैं आपके आसपास के क्षेत्र में, वो त्रिविम ढांचा होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा वो त्रिविम ढांचा। ठीक, अब प्रतिबल की प्रवृत्ति देख लेते हैं हम लोग, किस तरह के जो है प्रतिबल उत्पन्न होते हैं किसी भी ट्रस में। ठीक, तो कैंची पर आने वाले भार इसके उपांगों के अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर अर्थात पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस अर्थात जोड़ों पर आते हुए माने जाते हैं। ठीक, इसके फलस्वरूप कैंची के उपांगों में अक्षीय तनन अथवा अक्षीय संपीड़न उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो हम आपको बताएं इसके पहले ही कि जो हम ट्रस यूज करते हैं उसमें कंप्रेशन और टेंशन दोनों प्रकार के मेंबर यूज करते हैं, और उन पर जब भी एक्सियल लोड आएंगे तो उन एक्सियल लोड के रिस्पेक्ट में आपके अक्षीय तनन यानी कि एक्सियल टेंशन और एक्सियल कंप्रेशन आएंगे, और ये सभी किस पे ट्रांसफर होते हैं? प्रच्छेदन बिंदुओं पर। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो उपांग होंगे यहाँ पर आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, वहां पर क्या करेंगे? एक दूसरे को ये जोड़ेंगे। ठीक, इसके अलावा जिन उपांगों में तनन बल उत्पन्न होते हैं उन्हें तननांग या टेंशन मेंबर कहते हैं, और जिन उपांगों में संपीड़न बल उत्पन्न होंगे उनको क्या कहेंगे हम लोग? संपीड़न अवयव कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब इसके अलावा जो है हम आगे बढ़ते हैं। कैंची तथा धरन। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज क्या है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात, जो आपका संपीड़ांक को छोटा तथा तननांग को लंबाई में बड़ा रखा था। जनरली आपके जो संपीड़ांक यानी कि कंप्रेशन मेंबर हैं वो टेंशन मेंबर से क्या रखेंगे? हम लोग बड़ा रखने का प्रयास करते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो एक हाईलाइट करके यहाँ दिखाया गया है, कैंची का कोई भी उपांग पूरे ट्रस में कोई भी मेंबर 3 मीटर से ज्यादा बड़ा नहीं रखा जाता है। आपको ध्यान रखना होगा जब भी आप कोई ट्रस तैयार करेंगे उसमें जो है आपको इंडिविजुअल कोई भी मेंबर जो होगा आपका उस ट्रस में उसको 3 मीटर से ज्यादा बड़ा हम नहीं रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा कैंची का धरन, यहाँ पर जो है कैंची का धरन जो होगा पॉइंट नंबर 4, तो सामान्य धरनों और कैंची के उपांगों में प्रतिबलों के वितरण में अंतर होता है। ठीक है, धरन पर जब बाह्य बल कार्य करता है तो नमन आघूर्ण के कारण उदासीन जो आपके सामान्य धरन होते हैं उसमें क्या होता है? एक न्यूट्रल एक्सिस होता है बीच में। ठीक है, और उसके ऊपर का भाग क्या होता है? कंप्रेशन, नीचे का भाग टेंशन में होता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम जो है सेंटर की तरफ जाते हैं क्या होता है? आपका न्यूट्रल एक्सिस की तरफ क्या होता है? उसका जो प्रभाव होता है वो क्या होता है? तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। ये जनरल जो है कोई बीम होती है उस पर लोडिंग के रिस्पेक्ट में ये चीज देखने को मिलती है, लेकिन जो है जो आपकी कैंची में प्रयोग की गई धरन होती है उसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसमें एक समान रूप से तीव्रता जो है पूरे सेक्शन में जो है वेरिएट करता है। ठीक है, तो इसको एक बार हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य धरनों और कैंची के उपांगों में प्रतिबल के वितरण में अंतर होता है। धरन पर जब बाह्य भार कार्य करता है तो नमन आघूर्ण जो बेंडिंग मोमेंट है आपका के कारण उदासीन अक्ष यानी कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपरी भाग में संपीड़न प्रतिबल और उसके निचले भाग में क्या होता है? टेंशन प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, इनकी तीव्रता खंड के बाहरी रेशो यानी कि एक्सट्रीम फाइबर जो सबसे ऊपरी सिरा है वहां पर मैक्सिमम, और ऊपरी सिरा से जैसे हम बीम के सेंटर की तरफ बढ़ते हैं न्यूट्रल एक्सिस की तरफ क्या होता है? धीरे धीरे जो तीव्रता है वो क्या होती है? धीरे धीरे शून्य होने लगती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और उदासीन अक्ष पर आते आते क्या होती है? शून्य रह जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि समुचित धरन, पूरा जो धरन है आपका, समुचित धरन खंड का भार वहन की दृष्टि से पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। ठीक, अपूर्ण अनुगेय प्रतिबल धरन के बाहरी क्षेत्र में ही बचते हैं। खंड के मध्य भागों में प्रतिबल अनुगेय सीमा से कम ही रहते हैं। लेकिन जब हम ट्रस का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? कैंची के उपांगों में यानी कि ट्रस के उपांगों में जो उसके पार्ट है मेंबर में, इसके संपूर्ण खंड क्षेत्रफल में समान तीव्रता में प्रतिबल उपस्थित हैं। अतः कैंची में
अवयवों की पूर्ण सामर्थ्य का उपयोग होता है। ठीक, हम यहाँ पर डिफरेंस देख पा रहे हैं कि जो आपके सामान्य धर्म होते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन कार्य में जो आप धर्म बनाते हैं, उस धर्म में सेंटर की तरफ बनने पर क्या होता है, जो तीव्रता होती है वो क्या होती है, तनन प्रतिबल या कंप्रेशन प्रतिबल जो है आपका धीरे धीरे सेंटर न्यूट्रल एक्सिस की तरफ क्या होता है, धीरे धीरे शून्य होता जाता है। ठीक है, जबकि कैंची के उपांग में क्या होता है, उसके पूरे संपूर्ण जो क्षेत्रफल होता है पूरा जो है फ्रॉम टॉप फाइबर टू बॉटम फाइबर एक समान रूप से क्या होता है, तीव्रता जो है उसमें उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी कि उस पूरे ट्रस में जो बीम यूज किए गए बीम का हर एक जो है हिस्सा जो है उस प्रत्येक हिस्से का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि उसके पूर्ण सामर्थ्य का प्रयोग होता है ट्रस में, इसकी अपेक्षा जो सामान्य धर्म होते हैं, सामान्य निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाले धर्म। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है आपका वो है आलम। ठीक, आलम क्या है आपका, कैंची को इसकी दो सिरों पर उपलब्ध आलम्बों पर टिकाया जाता है। ठीक है, यानी कि सपोर्ट, आलम का मतलब क्या है आपका, सपोर्ट है। तो जो भी आपके ट्रस सपोर्ट दिए जाएंगे वो किसी आलम पर दिए जाएंगे, किसी कॉलम पर दिए जाएंगे। ठीक है, आलम जोड़ जो आलम पे जो ज्वाइंट होता है वो कैसा होता है, कीलदार होगा, यानी कि हिंज होगा, या तो फिक्स हो सकता है या रोलर सपोर्ट के हो सकते हैं। ठीक, मेनली जो आलम होते हैं उस आलम पे क्या होता है, आपके जो ट्रस के मेंबर होते हैं वो कहीं ना कहीं उस आलम से संबद्ध किए जाते हैं। उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कील का यूज करते हैं या फिक्स कर देते हैं उसको, या रोलर सपोर्ट का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, और इसी जितने भी आपके इस्पात के खंड होते हैं इसमें तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा क्या होगा, वहां पर प्रसार होगा, और जैसे जैसे तापमान गिरेगा क्या होगा, आपका संकुचन होगा। ठीक है, तो बड़े पार्ट वाले कैंचियों में यह प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। जो आपके जिनके स्पान ज्यादा होते हैं, जिनकी जो लंबाई ज्यादा होगी अगर, तो वहां पर क्या होगा, ये जो संकुचन और प्रसार का जो प्रभाव होगा वो अधिक देखने को आपको मिल सकता है। अतः भार व्यवस्था का प्रसार की दृष्टि से कैंची के आलम्बों का चयन किया जाता है। ठीक है, यानी कि जिस तरह की लोडिंग हम करेंगे उस पूरे ट्रस में, जिस तरह की लोडिंग होगी और साथ में क्या होगा, जो भार लगाए जाएंगे या उसमें जो टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, उसके आधार पर ही हम जो है मेंबर का सिलेक्शन करेंगे, और उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, उन आलम्बों का भी चयन करेंगे जिन पर जो है अल्टीमेटली उस ट्रस का लोड जो है ट्रांसफर होगा आपस में। ठीक है, आलम्बों में प्रतिक्रिया आलम्ब जोड़ की प्रकार के अनुसार होता है। जिस तरह की जो आपकी ज्वाइंट होंगे आलम्ब में, ठीक है, उसी प्रकार से क्या होगा, लोड का ट्रांसफर होगा, उसी तरह के रिएक्शन भी जनरेट होंगे। तो इसके बाद देख लेते हम लोग। अच्छा, यहाँ पर देखो एक लाइन लिखा हुआ है, रोलर आलम में प्रतिक्रिया ऊर्ध्वाधर होती है। जो आपके रोलर सपोर्ट होंगे वहां पर जो आपका रिएक्शन होगा क्या होगा, वर्टिकल होगा, ऊर्ध्वाधर होगा। जबकि जो आपके कीलदार तथा आबद्ध आलम्बों में क्या होता है, वहां पर भार की दिशा के अनुसार पूर्ण ऊर्ध्वाधर अथवा तिर्यक हो सकती है। ठीक है, ये बात याद रखना तुम्हें। अब इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 है आपका कैंची व्यवस्था। ठीक है, पूरे ट्रस का जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से हम लोग करते हैं, ट्रस का जो अरेंजमेंट होगा वो हम किस तरह से ड्रा करेंगे। तो इसमें जो है किसी क्षेत्रफल को कैंची व्यवस्था से ढांपने के लिए कैंची को अगल बगल की दीवारों या स्वतंत्र स्तंभों पर टिकाया जाता है। ठीक है, जो आपका ट्रस होगा मैंने बताया कि आपका क्या होगा, किसी दीवार या किसी कॉलम पर जो है टिकाया जाएगा, जो कैंची का पार्ट कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा आवरण क्षेत्रफल के अनुसार आवश्यक संख्या में कैंची उपयुक्त दूरी पर टिकाकर उनकी आड़ी दिशा में ऊपरी कॉर्ड पर पर्लिन लगाए जाते हैं। मुख्य राफ्टर के ऊपर क्या होता है, पर्लिन लगाए जाते हैं। ठीक है, फिगर आगे हम दिखाते हैं आपको, यहाँ पर फिगर आगे आएगा आपके, ये रहा। ठीक है, यहाँ एक फिगर है, ये फिगर यहाँ पर है। ठीक है, तो पूरी जो है यहाँ पर व्यवस्था दिखाई गई है, किस तरह से एक ट्रस को सेट किया जाता है, उसमें किस तरह से मेंबर को आपस में किस अरेंजमेंट में जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो मुख्य राफ्टर पे क्या होता है, पर्लिन लगाए जाते हैं।
अब पर्लिन मुख्य राफ्टर के पैनल जोड़ों पर टिकाए जाते हैं। ठीक है, तो पैनल जोड़ होगा मुख्य राफ्टर का, उसके ऊपर हम पर्लिन को लगाएंगे। ठीक, अब पर्लिन के ऊपर इसके ऊपर क्या लगाएंगे हम लोग, जो छत होती है, जो हम जो है शेड होता है उसको हम लगाते हैं। आड़ी दिशा पर छत चादरें डाली जाती है। जब छत पर स्लेटी मृतिका टाइलें लगानी हो तो उनको पर्लिन की आड़ी दिशा में लगाए गए साधारण राफ्टरों कॉमन राफ्टर पर जड़ा जाता है। छत की दोनों ढालें ऊपर जाकर मिलती है। ठीक, जो छत की दोनों ढाल होती है वो क्या होती है, एक पॉइंट किसी की जाके मिलती है जहां पर रिज आवरण लगाया जाता है। ठीक है, सिरे वाली कैंचियों को अतिरिक्त पार्श्व स्थिरता प्रदान करने के लिए इनको आबंधकों से जोड़ दिया जाता है। तो ये था आपकी कैंची की पूरी अरेंजमेंट। अब इसके बाद जो है भार का विश्लेषण है, इस तरह से भार जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो बाहरी और भीतरी जो आपके लोड होते हैं, चल वायु अचल इत्यादि, जिसमें मैंने डेड लोड और लाइव लोड का एग्जांपल आप लोगों को बताया था चैप्टर नंबर 1 में, के कारण कैंची के विभिन्न उपांगों में उत्पन्न प्रतिबल की प्रवृत्ति व मान ज्ञात करने की निम्न पद्धतियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी पद्धतियां हैं? पहला है आरेखीय पद्धति, जिसको ग्राफिक मेथड कहते हैं। दूसरा है जोड़ पद्धति, जिसको कहते हैं हम लोग मेथड ऑफ जॉइंट। थर्ड है आपका काट पद्धति, मेथड ऑफ सेक्शन। अब ये तीनों पद्धतियों का अध्ययन ऐसा समझा जाता है कि विद्यार्थी निचली कक्षाओं में, इसको जो है तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, ऐसा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि तुम लोग जो मैकेनिक्स पढ़ते हो या स्टोन पढ़ते हो उसमें इसकी डिजाइन रही होगी। ठीक है, अब इसका उपयोग देख लेते हैं हम लोग क्या है। उपयोग, कैंची छत का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, किन स्थितियों में करते हैं? जब संरचना की विस्तृति अधिक हो। ठीक है, जब संरचना की स्पान अधिक हो जिसके लिए भारी धरणों का प्रयोग व्यवहारिक ना हो। ठीक है, जब हमें हैवी जो है धरण का प्रयोग व्यवहारिक नहीं माना जाता है, ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे हम लोग, हम जो है छत का उपयोग करेंगे, कैंची छत का उपयोग करेंगे। दूसरा, ट्रस का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जहां पर अधिक वर्षा होती है या चपटी छत से जल निकासी संतोषजनक ना हो, जहां पर जो है छत से निकासी जल निकासी संतोषजनक न माना जाए, या जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है, ऐसे जगह पर क्या करते हैं हम लोग, ढालू छत बनाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रस का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर अधिक जो है हिमपात होता है, स्नोफॉल होता है, वहां पर क्या करेंगे हम लोग, पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रस का यूज करते हैं। जब छत की ऊपरी सतह पर उठने बैठने सोने के लिए इस्तेमाल न किया जाता हो। ठीक है, ये तो सामान्य बात है। ठीक, जब संरचना पर मितव्ययी छत प्रदान करनी हो। ठीक है, ये सभी जो है पॉइंट है। इसके अलावा अस्थायी संरचनाओं के लिए, क्योंकि कैंचियों को उपयोग के बाद समेटना और अन्य स्थानों पर ले आकर पुनः जोड़ना रहता है, तो ऐसे स्थानों पर हम क्या करते हैं, ट्रस का प्रयोग करते हैं। ये सभी परिस्थितियां हैं जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, ट्रस को डिजाइन करते हैं। ठीक, इस्पातीय छत कैंचियों का उपयोग शैक्षिक संस्थानों के भवनों, गोदामों, सिनेमाघरों, जनसभा हॉलों, कार्यशालाओं, प्रतीक्षा कक्षों तथा औद्योगिक भवनों के लिए अधिक किया जाता है। कैंचियों की छतें कम लागत पर अधिकतम ढका क्षेत्रफल उपलब्ध कराती हैं। कैंचियों की छत कम समय में तैयार हो जाती है। ये सभी जो इसके एडवांटेज दिखाए गए हैं, जिसके आधार पर जो है कैंची को ज्यादा जो है इजी टू कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आसानी से हम जो है एक जगह से खोल के दूसरी जगह पे फिर लगा सकते हैं। ठीक है, और कम पैसे में अधिक एरिया में जो है छत हम प्रदान कर सकते हैं, शेल्टर हम प्रदान कर सकते हैं। तो ये सभी जो है एडवांटेज है किसी भी ट्रस के रिस्पेक्ट में। अब इसके बाद जो है ढालू छत के कौन कौन से घटक होते हैं। कोई भी छत होता है उसके कौन कौन से, ये कोई अगर आपको जो है ढालू छत होगा तो उसका कौन कौन सा मेंबर होगा, इसको हम देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं, कंपोनेंट। पहला आपका छत की कैंची, रूफ ट्रस। ठीक है, जिस पर जो है पूरा जिसको, और दूसरा आपका छत आवरण, रूफ कवरिंग। ठीक है, छत कैंची और दूसरा है रूफ कवरिंग, इसको छत का आवरण कहते हैं। ठीक है, अब छत कैंची क्या होती है, यह ढालू छत का प्रमुख भाग होता है। किसी भी ढालू छत का क्या होता है, मेन पार्ट होता है, जिसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, टीन शेड लगाते हैं या फाइबर का प्लेटें लगा देते हैं, जिस पर छत आवरण टिकाया जाता है। ठीक, छत की जो कैंची होती है, उसी छत की कैंची पे क्या लगाएंगे, रूफ की कवरिंग लगाएंगे। आप फिगर अगर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जो आपका कवरिंग दिखाएगा ये देखिए। ठीक है, तो ये जो है रूफ कवरिंग दिखाएगी, ये थ्रू आउट जो आपका
धूप की कैंची है छत की, ये आपकी कैंची पूरी सिस्टम दिखाया गया है, क्या क्या पार्ट यूज किए गए हैं, ये पूरा जो है आपकी कैंची है। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट ए से लेकर बी तक दिखाया गया है, ये क्या है, इसके ऊपर का जो स्टील स्ट्रक्चर फ्रेम यूज किया गया है वो क्या है, छत की कैंची है, और इसके ऊपर जो शेड लगाएगा वो क्या है, रूफ की कवरिंग है। ठीक, तो जो आपकी छत की कैंची होती है क्या होती है, किसी भी ढालू छत का प्रमुख भाग होता है जिस पर छत का आवरण टिकाया जाता है। कैंची उपयुक्त माप के इस्पाती खंडों, एंगल, चैनल खंड, टी, फ्लैट, आई तथा नलिकाओं के त्रिभुजाकार आकृति में जोड़कर बनाया जाता है। जितने भी छत होते हैं कैंची, छत कैंची, उसमें इस तरह के जो है मेंबर का प्रयोग करके इनको जो है तैयार किया जाता है। कैंची के अवयवों के परिमाप, कैंची के पार्ट व इस पर पड़ने वाले भारों, चल हो चाहे अचल हो, चाहे वायु भार हो चाहे हिम भार हो, यानी कि बर्फ की वजह से, को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। जो भी इसके मेंबर यूज करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इस पर आने वाली जो लोडिंग होगी उस लोडिंग के आधार पर हम क्या करेंगे, इनका चयन करेंगे। अब कैंची के लिए मानक इस्पाती खंड जो सामान्य बाजार में उपलब्ध होते हैं उनको जो है कुछ कोड हम फॉलो करेंगे। आईएस कोड 808, आईएस कोड 1173। ठीक है, अब छत का आवरण, छत का आवरण क्या होता है, धूप, वर्षा तथा ठंड आदि को शेड में आने से रोकने के लिए कैंचियों को ऊपर से ढांपा जाता है, जिसे छत का आवरण कहते हैं। छत का आवरण सामान्यतः लहरिया चादरों, जो चादर होते हैं चाहे टाइल्स यूज करते हैं, ठीक है, पहाड़ों पर टाइल्स यूज करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में स्लेटों आदि का उपयोग होता है। छत आवरण ऐसा होना चाहिए जो कैंची की ढाल पर स्थिर रह सके, वर्षा के शीघ्र पानी को शीघ्र नीचे बहने दे। ठीक, तो ये वो आप जो है फिगर के द्वारा देख सकते हैं कि छत की कैंची को किस तरह तैयार किया जाता है और छत की कैंची के ऊपर जो कवरिंग की जाती है वो क्यों की जाती है। मेनली ये दो कंपोनेंट होते हैं किसी भी ढालू छत के। और इसके बाद छत कैंचियों के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, ट्रस के कितने टाइप होते हैं।